हेलो स्टूडेंट्स, आपका ज्ञान विद्या बाय ट्विंकल सर के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 3 को लेकर आए हैं। हम लोग पार्ट 1 संसाधन एवं विकास और पार्ट 2 के बारे में अध्ययन कर चुके थे, जो कि आज हमें पार्ट 3 को लेकर आए हैं। और ये पार्ट 3 इम्पॉर्टेंट, इस पार्ट 3 से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं और ये पार्ट 3 को अवश्य देखें। जहाँ अगर समझ में नहीं आती है, इस वीडियो को पुनरावृत्ति कर अवश्य देखें। आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। हम लोग संसाधन को बहुत यूज किए थे, बहुत उपयोग किए थे, और उपयोग करने से हम देखे थे कि क्या हमारे पर्यावरण पर इफेक्ट पड़ता है। हमारे पर्यावरण पर तो इफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव तो पड़ रहा है, लेकिन हमारे भूमि पर भी क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमारा भूमि निम्नीकरण हो जा रहा है, भूमि बंजर हो जा रही है। एक स्थान से दूसरे स्थान का जो ऊपरी मिट्टी है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जा रही है। तो यही तो भूमि का निम्नीकरण है। तो भूमि का निम्नीकरण को हम संरक्षण कैसे करें, उसको हम बचाएं कैसे, हम ह्यूमस की मात्रा को कैसे हम कम कर दें, तो इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। हम जानते हैं कि हमारा भारत का भूभाग का क्षेत्रफल क्या है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, भारत का भूभाग का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये VVI क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और परीक्षा में पूछ भी देता है कि भारत का भूभाग का क्षेत्रफल क्या है। ये सेमेस्टर में भी पूछता है, 12 में भी पूछेगा, 10 में भी पूछेगा, सारा क्लास में ये पूछेगा। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर इतना ज़मीन है, इतना धरातल है, और यही धरातल में हम लोग को क्या करना है, तो यही धरातल में हम लोग को रहना है। यही धरातल में हम लोग को इसी में मकान बनाना है, इसी में पहाड़ स्थित है, इसी में पर्वत स्थित है, इसी में नदियाँ बह रही है, इसी में उद्योग स्थित है, इसी में खाद्यान्न खनन का काम हो रहा है, इसी में पशुचारण स्थित है, इसी में मत्स्य का पालन हो रहा है, इसी में कृषि का कार्य हो रहा है। अर्थात हम समझ सकते हैं कि अगर इतना काम हो रहा है तो हो सकता है कि भूमि का निम्नीकरण निश्चित है। जब इतना काम, इतना सब कुछ कहाँ पर, तो भूमि पर, वो भी कहाँ, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में, तो भूमि का निम्नीकरण हो गया। और यह भूमि का निम्नीकरण हो गया तो हमें संरक्षण करना भी अति आवश्यक पड़ गया। संरक्षण करना अति आवश्यक पड़ गया है। हम जानते हैं भूमि का निम्नीकरण में कि हमारे भावी पीढ़ी से पहले भूमि का उपयोग करते आ रहे हैं। हमारे पिछली पीढ़ी जो है भूमि का उपयोग करते आ रहे हैं, और उस भूमि को हम लोग भी उपयोग में लाते हैं। उस भूमि को हम लोग भी उपयोग में लाते हैं, और हम लोग भी उपयोग में लाने के बावजूद कई प्रकार की चीज़ें हम लोग यहाँ पर भूमि में काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 13 करोड़ हेक्टेयर में 28% जो जमीन है वह निम्नीकरण हो चुका है। तेरह करोड़ हेक्टेयर जमीन में 28% जमीन निम्नीकरण हो चुका है। बचा है जो जमीन, वह जल अपर्दित जमीन है, और जो और बच गया वह लवणीय और क्षारीय जमीन बच गया। इतना काम हो गया है हमारा भूमि निम्नीकरण में। तो जब भूमि का निम्नीकरण हो गया है
तब हमें भूमि को बचाना है। तो अब संरक्षण कैसे किया जाए, हम भूमि का संरक्षण कैसे करें, देखते हैं। तो भूमि का निम्नीकरण भी बहुत लोग पेड़ को काट दे रहे हैं, अति पशुचारण कर दे रहे हैं, खनन का काम कर दे रहे हैं, लोग उद्योग से गंदे पानी निकालकर बहा दे रहे हैं, लोग सही तरह से कृषि का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण होता गया। अब भूमि का हम लोग संरक्षण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो वनों की कटाई कम करना। पहला है संरक्षण में बचाना है, दूसरा है रक्षक मेखला बनाना अर्थात शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट बना देना। शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं, जैसे हम एक कतार में हम पेड़ को लगा दिए, एक कतार में हम पेड़ को लगा दिए, लाइन में हम लगा दिए हैं पेड़ को। अब यहाँ से क्या होता है कि जो हवाएं चलती है, हवाएं चलने के बाद ये पेड़ क्या करते हैं, उस हवा को रोक देती है, और रोकने के बावजूद हवा में जितने भी धूल कण थे वे सारे क्या हो गए, नीचे हो गए, और इसके जो आगे वाला जो ज़मीन का जो धूल कण है वो उस हवा के कारण उड़ाकर नहीं ले पाएगी। क्यों? क्योंकि ये हवाएं रोक दी है पेड़। ये है रक्षक मेखला में हमको पेड़ लगाना है। आगे क्या है, तो पशुचारण कम करना है। पशुचारण कम करना है। आगे क्या है, खनन करने के बाद उसमें उस गड्ढे को भर देना है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, तो संरक्षण हम कर सकते हैं। इस प्रकार से हम संरक्षण कर सकते हैं। लेकिन भूमि का निम्नीकरण कहाँ पर किस प्रकार से हुआ है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। भूमि का निम्नीकरण कहाँ पर किस प्रकार से हुआ है थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें से पहला भूमि का निम्नीकरण है हमारे झारखंड में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भूमि का निम्नीकरण कैसे हुआ है, तो यहाँ खनन के कारण भूमि का निम्नीकरण हो गया है। दूसरा है गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश। यहाँ पर भूमि का निम्नीकरण कैसे हुआ है, यहाँ पर भूमि का निम्नीकरण अति पशुचारण के माध्यम से भूमि का निम्नीकरण हो गया है। तीसरा है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर भूमि का निम्नीकरण कैसे हुआ है, तो यहाँ पर अधिक सिंचाई के कारण भूमि का निम्नीकरण हो गया है। ये VVI क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे बताया गया है झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में खनन के माध्यम से भूमि का निम्नीकरण, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में अति पशुचारण से भूमि का निम्नीकरण, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई के कारण अधिक वहाँ पर सिंचाई किया जाता है, तो वहाँ पर भूमि का निम्नीकरण हो गया है।
क्वेश्चन इस प्रकार से पूछते हैं कि अधिक सिंचाई के कारण कहाँ पर भूमि का निम्नीकरण हुआ है। ऑप्शन देगा मध्य छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, गुजरात। उसका सही आंसर है पंजाब। अब इसके जो आगे आते हैं, हम लोग जिस जगह पर रहते हैं, जैसे हम लोग भूमि पर रहते हैं तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे मृदा, हम लोग मृदा पर रहते हैं, मृदा में ही सब कुछ करना, कृषि का कार्य करना, सारा कुछ हम लोग मृदा के बारे में कुछ हम जानकारी हासिल करते हैं। आता है मृदा। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं मृदा में। मृदा क्या है? तो मृदा प्राकृतिक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। मृदा क्या है? तो मृदा यह प्राकृतिक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। मृदा क्या है? मृदा एक प्राकृतिक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। जिस पर क्या होती है? तो जिस पर फसल को उत्पादन किया जाता है, जिस पर पेड़ पौधे उगते हैं, ये है मृदा। मृदा को कई अलग भागों में इसका वर्गीकरण 6 प्रकार में किया गया है, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे मृदा का निचली परत। हम लोग मृदा को अलग अलग संस्तर में बांटते हैं। जैसे हम देखते हैं, ये है गहराई मृदा का, और ये गहराई होने के बावजूद इसे हम 4 भागों में बांटते हैं। 4 भाग में ये हो गया संस्तर का, ये हो गया संस्तर खा, ये हो गया संस्तर गा, और ये हो गया संस्तर घा। ये संस्तर क ख ग घ क्या है? तो इस संस्तर क में जो सबसे ऊपरी मृदा रहती है, जैसे जो पत्ता उस सब का जो झड़ा हुआ रहता है, पत्ता ही सब जो झड़ा हुआ रहता है, पत्ता झड़ने उड़ने के कारण यहाँ पर गल जाते हैं, बहुत सारे चीज छिलके होते हैं, यहाँ पर सड़ उड़ जाते हैं, गल जाते हैं, यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा ह्यूमस की मात्रा कहाँ होती है? संस्तर क में। यहाँ पर महीन कण पाए जाते हैं, मिट्टी का पूरा महीन कण। कौन से कण? महीन कण। इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे संस्तर क में, इससे थोड़ा सा कंकड़ मिलेगा, थोड़ा छोटा छोटा कंकड़। यहाँ पर संस्तर क में हम धरातल का बात कर रहे हैं कि संस्तर क में ख में छोटा छोटा कंकड़ मिलेगा। संस्तर ग में क्या मिलेगा? इसमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा कंकड़ मिलेगा। संस्तर ग में थोड़ा थोड़ा बड़ा कंकड़ मिलेगा। और संस्तर घ में क्या होंगे? तो संस्तर घ में बहुत बड़े बड़े कंकड़ मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े चट्टान मिलेंगे। और बहुत बड़े बड़े चट्टान मिलते हैं तो इन्हीं आकृति को कहा जाता है मृदा परिच्छेदिका। इन्हीं आकृति को कहा जाता है मृदा परिच्छेदिका। सबसे पहले संस्तर घ में क्या हो गया? तो बड़े बड़े चट्टान। संस्तर क में उससे छोटा सा चट्टान। संस्तर ख में थोड़ा छोटा कंकड़। संस्तर क में महीन कण, और ऊपर में जाएंगे तो पूरा ह्यूमस की मात्रा। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा ये मृदा उपजाऊ होगी कि ये मृदा उपजाऊ होगी? तो इसका कथन यह है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर संस्तर क वाली ऊपरी मृदा उपजाऊ होती है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, और ह्यूमस की मात्रा अधिक होने से उसमें उपजाऊ की मात्रा भी अधिक होती है। ये कंकड़ में क्या मिलेगा? उपजाऊ क्या होगा? तो ये है कथन
अब आते हैं मृदा के प्रकार, बांटते हैं। मृदा के प्रकार में सबसे पहले बांटने के से पहले हम देखेंगे कि मृदा बनती कैसे है। हम देखेंगे कि मृदा बनती कैसे है। तो मृदा बहुत कारणों से, और यहाँ पर दो शब्द आते हैं मृदा का बनना। एक होता है अपघटन, अपघटन, और एक होता है अपर्दन। एक होता है अपर्दन और एक होता है अपघटन। मृदा का बनने का कारण, मृदा का बनने का कारण एक होता है अपघटन, एक होता है अपर्दन। ये क्या होता है? आखिर मृदा बन रही है कैसे? तो मृदा बन रही है अपघटन। इसमें कुछ नहीं, सिंपल भाषा में चट्टान अपना मूल स्थिति में है। यहाँ पर चट्टान अपना मूल स्थिति में है, ये है चट्टान। चट्टान अपना मूल स्थिति में है और ये है मेरा सूर्य का प्रकाश। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है इस चट्टान में, और ये दिन का समय, फिर रात का समय। अब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है इस चट्टान में, और चट्टान में पड़ने के बावजूद क्या हो रहा है? चट्टान मुलायम हो जा रहा है दिन का समय में। चट्टान मुलायम होने के बावजूद क्या हो रहा है? तो चट्टान मुलायम, रात के समय तापमान कम, फिर चट्टान कठोर, फिर दिन के समय तापमान अधिक, तो चट्टान मुलायम, और रात के समय चट्टान कठोर। ये कठोर मुलायम, कठोर मुलायम, कठोर मुलायम, कठोर मुलायम, अंततः यह चट्टान कितने भागों में? 2 भागों में बट गया। चट्टान अपना मूल स्थिति में है, चट्टान का गतिशील नहीं है, चट्टान एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया नहीं है, और चट्टान अपनी मूल स्थिति में रहकर और सूर्य का किरण से वह चट्टान टूट गया। ये पहला कारण है सूर्य के प्रकाश से चट्टान टूट जाना। दूसरा कारण है कोहरा। कोहरा से भी चट्टान टूट जाता है। जैसे कोहरा पड़ता है तो चट्टान का घनत्व बढ़ जाता है। तो रात के समय चट्टान का घनत्व बढ़ गया, दिन के समय कोहरा सूखा, वाष्पन हुआ, दिन के समय घनत्व घट गया। घनत्व बढ़ा फिर घट गया, घनत्व बढ़ा फिर घट गया, बढ़ा घटा, बढ़ा घटा, बढ़ा घटा, और अंततः यह चट्टान क्या हो गया? 2 भागों में बट गया। अब जो पहला कारण, दूसरा कारण, अब आता है जैविक कारण। अभी जैविक कारण में ये चट्टान है। अब एक जीव आते हैं और ये जीव ये चट्टान के पास आते हैं, तो ये चट्टान के पास एक एंजाइम छोड़ते हैं जीव, और एंजाइम छोड़ने के बाद चट्टान में पूरा ये एंजाइम रिस जाता है, और अंततः चट्टान कितने भागों में बट जाता है? 2 भागों में बट जाता है। ये तीसरा कारण है। और चौथा कारण है मानव क्रियाकलाप। क्या होता है? किसान अधिक से अधिक किसान क्या करते हैं? तो अपने कुदाल से कई प्रकार के चट्टानों को तोड़ देते हैं, और जब चट्टान को तोड़ते हैं तो बड़े बड़े चट्टान जब टूटते हैं तो वह धीरे 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 छोटे 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 कंकड़ के रूप में परिवर्तन, और छोटे छोटे कंकड़ के रूप से वह धीरे धीरे मृदा में परिवर्तन हो जाता है। चट्टान अपना मूल स्थिति में ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा रहा है, और तब भी चट्टान वह मृदा के रूप में परिवर्तन हो जा रहा है। और यह काम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में नहीं, इस काम को होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अपर्दन में हम लोग देखते हैं कि जल के द्वारा क्या हो रहा है कि ये चट्टान है और ये नदी का प्रवाह है। ये नदी का प्रवाह है, और ये चट्टान को नदी का प्रवाह करते समय ये चट्टान को भी प्रवाह कर साथ में ले गया। साथ में लेने के बावजूद क्या हो गया? तो चट्टान एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान टकराते 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 टकराते, और वह चट्टान अंततः वह क्या हो जाता है? कई भागों में टूट जाता है, और टूटने के बाद वह क्या चीज रूप ले लेता है? मृदा का रूप ले लेता है। तो इसमें चट्टान गतिशील हो गए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चट्टान पहुंचा है। इसमें एक स्थान पर ही चट्टान था,
ये पहला था जल के माध्यम से, दूसरा है हिमनद के माध्यम से, कि चट्टान क्या हो रहा है, हिमनद से, हिमनदी से, ग्लेशियर से, बर्फ़ से चट्टान टूट रहा है। और बर्फ़ से जब चट्टान टूट रहा है तो चट्टान भी वह कई टुकड़ों में टूटकर और वह अंततः कितना रूप ले लिया है, क्या रूप ले लिया है, तो वह मृदा का रूप ले लिया है। हिमनद हो गया। अब पवन के माध्यम से भी चट्टान टूटते हैं। बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आ गया। आंधी तूफान आने के बावजूद क्या हो गया कि बड़े बड़े पहाड़ों से बड़ा बड़ा चट्टान को धकेल कर लुढ़काया, और लुढ़काने के बावजूद बड़ा चट्टान जो है वो बड़े बड़े चट्टान से और टकराया, और टकराने के बाद वह भी चट्टान क्या हो गया, 2, 4, 5 भागों में टूट गया। और टूटने के बाद भी वह क्या का निर्माण किया, मृदा का निर्माण किया। ये था मृदा का निर्माण। तो मृदा का निर्माण कितने कारण से, अपघटन और अपर्दन। यहाँ पर कई प्रकार के सवाल में यहाँ पर आते हैं, अपर्दन और अपघटन और अपर्दन। और ये अपघटन और ये अपर्दन जानना ज़रूरी है कि अपर्दन क्या है और अपघटन क्या है। तो अपघटन में अपना चट्टान मूल स्थिति में रहकर टूट जाना, मानो वहाँ पर प्राकृतिक परिघटनाओं के कारण चट्टान का टूटना फूटना ही अपघटन। और जल, हिमनद, पवन के माध्यम से जब चट्टान गतिशील अवस्था में चला जाता है तो चट्टान एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, एक चट्टान से दूसरे चट्टान आपस में टकराते हैं। टकराने के बावजूद वह चट्टान अंततः टूटते हैं, और टूटने के बावजूद क्या चीज़ का निर्माण करते हैं, तो मृदा का निर्माण करते हैं। तो जब इतना बात हो गया है तो अब मृदा को कई भागों में बांटा है। कई भागों में बांटने के बावजूद देखते हैं मृदा को कितने भागों में बांटा है, तो मृदा को 6 भागों में बांटा गया है। मृदा को 6 भागों में बांटा गया है। मृदा को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल एवं पीली मृदा, चौथा है लेटेराइट मृदा, पांचवा है मरुस्थलीय मृदा, छठा है वन मृदा। इतना भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। और जब 6 भागों में बांटा है तो इसका सबसे पहले हम एक ड्रॉ करते हैं भारत का मैप का। भारत का मैप का हम ड्रॉ करते हैं। यह है भारत का मैप। और ये भारत का मैप में हम देखते हैं कि सबसे पहले मृदा को 6 भागों में बांटा है। कहाँ कहाँ कौन सी मृदा है, तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा,
कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। यहाँ पर लाल मिट्टी, कौन सी मृदा? लाल मृदा। यहाँ पर काली मृदा, कौन सी मृदा? काली मृदा। यहाँ पर कौन सी मृदा? तो यहाँ पर लेटेराइट मृदा। यहाँ पर भी लेटेराइट मृदा। यहाँ पर वन मृदा और यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा। यहाँ ये सब मिट्टी पाई जाती है। अब सबसे पहले इन 6 मृदा में सबसे पहले हम जलोढ़ मृदा में आते हैं। और ये जलोढ़ मृदा में क्या है? तो पहला है जलोढ़ मृदा। ये जलोढ़ मृदा क्या है? तो जलोढ़ मृदा जल के द्वारा ओढ़ा गया मृदा। और कौन सी जल? तो वह कौन सी जल? तो एक सिंधु नदी का, एक गंगा नदी का और एक ब्रह्मपुत्र नदी का, ये 3 नदी से बनाया गया जलोढ़ मृदा है। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण कौन कौन सी नदी से हुई है? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये 3 नदियों से हुआ है जलोढ़ मृदा का निर्माण। तो इस मृदा में क्या क्या उत्पादन? तो उत्पादन में क्या क्या है? उत्पादन में क्या है? तो गेहूं, धान, बहुत सारे चीज फसलें हैं ये जलोढ़ मृदा में। इसमें क्या पाया जाता है? पोटास, फास्फोरस, और चूना युक्त पाया जाता है। कौन सा मृदा में? जलोढ़ मृदा में। अब जलोढ़ मृदा यह 2 भागों में बांट दिया गया है। जलोढ़ मृदा को कितने भागों में? 2 भागों में। और ये 2 भागों में कैसे बांटा है? तो ये जलोढ़ मृदा को 2 भागों में, और ये पहला भाग है, एक का नाम है खादर और एक का नाम है बांगर। और खादर को हम लोग नई जलोढ़ मृदा, और बांगर को हम लोग पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। हम लोग बांगर को पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब इसको नई और पुरानी क्यों कहा जाता है? अब यहाँ पर जलोढ़ मृदा में कि ये अगर ये नदी के द्वारा प्रवाह किया गया है तो यह मृदा सबसे उपजाऊ मृदा होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह जो है वह सबसे उपजाऊ मृदा होती है, और इसी मृदा के आसपास में अधिक से अधिक जनसंख्या पाए जाते हैं। अधिक से अधिक जनसंख्या कौन से मृदा में? तो जलोढ़ मृदा में अधिक से अधिक जनसंख्या पाए जाते हैं। कौन से मृदा में? जलोढ़ मृदा में। और यह जलोढ़ मृदा 2 भागों में, खादर एवं बांगर। खादर को नई जलोढ़ मृदा और बांगर को पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसमें कंकड़ की मात्रा अधिक और इसके अपेक्षा इसमें महीन कण होते हैं। अब यहाँ आते हैं बांगर और खादर। इसी मृदा में होता है तराई और भांभर। जैसे कैसे? तो हम यहाँ से एक पहाड़ को बनाते हैं। यहाँ से हम एक पहाड़ को बना दिए। अब यहाँ से क्या हुआ कि बहुत सारा ग्लेशियर आया। बहुत सारा ग्लेशियर से यहाँ पर नदी का प्रवाह होना चालू हो गया, और यहाँ से बड़े बड़े चट्टान को भी ढोते ला रहा है नदियाँ। अब ढोते ला रही है, यहाँ तक आया, और यहाँ से जैसे यहाँ थोड़ा सा ऊपर चढ़ने का मौका मिला, जितना भी बड़े बड़े चट्टान थे वो यहाँ पर बैठ गए। इस प्रकार से
ऊपर चढ़ ही नहीं पाया। और जब यहाँ पर बैठ गए तो यहाँ से जो छोटा छोटा जो महीन कण था वह यहाँ पर आ गया। और जब महीन कण यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर कहा जाता है कि कुछ समय के लिए यहाँ पर नदियाँ छिप गई। यहाँ पर नदियाँ छिप गई और नदियाँ कहाँ से, तो यहाँ से निकलना, प्रवाहित होना चालू हुआ। लेकिन कुछ समय के लिए यहाँ पर नदियाँ छिप गई और इन्हीं क्षेत्र को कहा जाता है भावर। और ये जो यहाँ पर क्षेत्र है यहाँ पर हरदम गीला रहेगा, हरदम यहाँ पर नमी की मात्रा, क्योंकि महीन महीन कण है और यहाँ पर हरदम नमी की मात्रा होती है, तो इसी को कहते हैं तराई क्षेत्र। इन्हीं को कहा जाता है तराई क्षेत्र। इन्हीं को कहा जाता है तराई क्षेत्र। तो अब क्या होता है कि खादर अगर बार बार मिट्टी को छू रही है, बार बार मृदा को छू रही है, तो वहाँ पर हरदम नई मिट्टी का निर्माण हो रहा है, नई मृदा का निर्माण हो रहा है। और नई मृदा का निर्माण होने के बावजूद उस मृदा का नाम हो गया खादर, और जहाँ पर पुरानी मृदा ही जस का तस है वो हो गया बांगर। लेकिन हाँ, कहा जाए तो सबसे जो उपजाऊ शक्ति है वो खादर में है, थोड़ा सा कम मात्रा में बांगर में है। और उपजाऊ शक्ति ज़्यादा होने के कारण जलोढ़ मृदा के क्षेत्र में अधिक जनसंख्या पाए जाते हैं, क्योंकि कृषि का कार्य यहाँ पर संभव हो पाता है। यहाँ पर कम खुदाई में ही पानी निकल जाती है, और कम खुदाई में पानी निकलने के बावजूद वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी तरह से हो पाती है, वहाँ पर कृषि की मात्रा भी अच्छी प्रकार से हो पाती है, जिसके कारण लोग क्या करते हैं, कृषि का कार्य करने के लिए जलोढ़ मृदा के आसपास के क्षेत्र में चले जाते हैं और वहाँ का जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ये था मेरा जलोढ़ मृदा। अब इसकी जो बाद आता है वह कौन सी मृदा, तो काली मिट्टी। ये जलोढ़ मृदा अधिकतर कौन सा क्षेत्र में, तो यहाँ है मेरा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब क्षेत्र में अधिकतर, कुछ हद तक मध्य प्रदेश, ये सब क्षेत्र में अधिक जनसंख्या, यहाँ पर नदी का प्रवाह और यहाँ पर अधिक जनसंख्या और अधिक कृषि, ये सब क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का क्षेत्र फैला हुआ है। अब आता है कौन सी मिट्टी, तो दूसरा नंबर में आती है काली मृदा। काली मृदा। और ये काली मृदा क्या है, इनका नाम से ही हमको लग रहा है कि इसका रंग कैसा होगा, तो इसका रंग काला। यहाँ पर कौन सा चीज़ों का उत्पादन, तो उत्पादन कपास। इसे इसका जो अन्य नाम है, अन्य नाम, तो अन्य नाम क्या है, यहाँ पर अधिक मात्रा में कपास का किया जाता है, इसीलिए इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। यहाँ पर इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। अब यहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो सबसे पहले एक छोटा सा द्वीप था यहाँ। अब ये छोटा सा द्वीप धीरे 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 बढ़ते 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 अचानक मेरा भारतीय प्लेट से टकरा गई। अचानक भारतीय प्लेट से टकराने के बावजूद यहाँ से क्या हो गया, ज्वालामुखी निकलना चालू हो गया, ज्वालामुखी निकलना चालू हो गया, ज्वालामुखी निकलना चालू हो गया। और ज्वालामुखी निकलना, मैग्मा निकलना चालू हुआ। निकलने के बाद यहाँ पर जब बाहर आया मैग्मा, उसका नाम लावा पड़ा। और यह जब लावा जो पड़ा,
अब यह लावा धीरे धीरे ठंडा हो गई और ठंडा होने के बाद यह चट्टान का ग्रहण किया और चट्टान धीरे धीरे अपरदन हुआ, अपघटन हुआ, टूट फूटा और वहाँ पर मृदा का निर्माण हो गई। तो काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ? तो लावा के फटने से हुआ है, लावा के टूटने से हुआ है। काली मृदा का निर्माण लावा के फटने से हुआ है। ठीक है, तो काली मृदा का निर्माण लावा के फटने से हुआ है। तो यह जो क्षेत्र है वह कौन सा क्षेत्र? तो यहाँ पर महाराष्ट्र के क्षेत्र में काली मिट्टी, गुजरात के क्षेत्र में काली मिट्टी, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कुछ हद तक मध्य प्रदेश काली मिट्टी, कर्नाटक के क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। और यह काली मिट्टी भी एक उपजाऊ मिट्टी है। अब यह काली मिट्टी के एक विशेषता है। इनकी क्या विशेषता है? तो विशेषता बाद में इसमें कार्बोनेट इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास का तत्व पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? फास्फोरस नहीं पाया जाता है। इसकी एक विशेषता है। क्या विशेषता है? कि इसमें एक बार अगर पानी पड़ती है, इसमें एक बार यदि पानी पड़ती है तो बहुत दिनों तक इसमें नमी की मात्रा होती है, बहुत दिनों तक इसका मिट्टी गीली होती है। और अगर बाई चांस ये मिट्टी सूख जाए तो यह मिट्टी में पूरा दरारें पड़ जाती है। हम लोग का यहाँ क्या होता है, मिट्टी में जब बहुत दिन तक सूखा भी रहता है तब भी दरार नहीं पड़ती है। सिंचाई करते हैं एक दिन, दूसरा दिन वहाँ पर हल चला देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर एक दिन सिंचाई करेंगे, कई दिनों तक इसमें हल नहीं चलाया जा सकता है। तो यहाँ के किसान लोग खेती कैसे करते होंगे? तो इस सब को पता है कि मानसून हमारे यहाँ कब पहुँचेगा। मानसून पहुँचने का तारीख यहाँ पर पता है सभी लोगों का, और उस तारीख से मानसून पहुँचने के पहले 1 महीना पहले इस काली मृदा में जुताई कर देते हैं। और 1 महीना पहले जुताई करने के बाद जब उसमें पानी पड़ती है उसमें कोई दिक्कत नहीं, तब इस प्रकार से वहाँ पर कपास का उत्पादन करते हैं। काली मृदा में इस प्रकार से खेती की जाती है। इसका मेन विशेषता यही है कि यह जो है वह पानी पड़ने पर कई महीनों तक यह गीली पड़ती है और सूखने के बाद इसमें दरारें उत्पन्न हो जाती है। तो इसके जो अगला मृदा का नाम है वो लाल मृदा है, और लाल मृदा हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। ये पार्ट 4 और ये पार्ट 4 ज़्यादा देर तक क्लास नहीं हो पाएगी, ज़्यादा देर तक क्लास नहीं है। पार्ट 4 में 20-25 मिनट का ही क्लास होगा, जिसमें से यह जो है अगर ये चीज़ें अगर समझ में नहीं आई होगी तो इसे पुनरावृत्ति करने का प्रयास करें। उम्मीदें है कि ये सारी चीज़ समझ में आएगी। यहाँ से कम 3-4 ऐसे प्रश्न आते हैं। यहाँ से ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। मृदा जो है वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्नें आती है, इसीलिए इसे अवश्य देखें, इसे अवश्य नोट भी करते जाएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक फिर मिलेंगे दूसरा क्लास में। दूसरा क्लास मृदा का ही टॉपिक में लाल मिट्टी को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।